प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 2023 के लिए है। और यह प्रश्न पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए। और हमने इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, आप देख सकते हैं, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या फिर आपके वर्णनात्मक प्रश्न हो, सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए गए हैं। और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि देखिए पहला प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? आप सभी जानते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो इसका सही आंसर है 1915। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें अधिकारों का विभाजन किनके मध्य होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट करके बताएं हमको। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर है 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। देखिए प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो भारत में जो पंचायती राज संस्था होती हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। देखिए प्रश्न 10, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और आप सभी ध्यान रखें कि जो रक्षा है, रक्षा संघ सूची का विषय है। और जो आपके कृषि और पुलिस हैं, ये दोनों किसके? ये दोनों राज्य सूची के विषय हैं। भूमि एक संसाधन है। भूमि एक कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। आप सभी जानते हैं कि काली, पीली, लेटराइट, ये तीनों क्या है? तीनों मिट्टी के प्रकार हैं। लेकिन जो सीमेंट है, सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? देखिए पवन ऊर्जा, जल, वन, ये तीनों क्या है? ये तीनों नवीकरण योग्य संसाधन है। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? देखिए जो जूट है, जूट क्या है? जूट एक रेशेदार फसल है। जूट को फाइबर गोल्ड भी कहा जाता है। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए प्रश्न 16, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या है? श्रीलंका। प्रश्न 17, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? देखिए जो अर्थव्यवस्था के जो निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं उनका आधार क्या विभाजन का? उनका है उद्यमों के स्वामित्व पर, कि जो उनकी संपत्ति है तो उनका मालिक कौन है? यदि कोई एक सिंगल व्यक्ति है तो क्या कहेंगे? निजी क्षेत्र। यदि वो सरकार के नियंत्रण में तो उन्हें क्या कहेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र। देखिए प्रश्न 18, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए जो WTO है, WTO की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विकसित देशों के द्वारा। आपको कमेंट करके बताना कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है कि भूदान जो आंदोलन था इसकी शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। देखिए प्रश्न 20, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है? देखिए जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? आर्थिक गतिविधियां 3 प्रकार की होती हैं। उसमें जो तृतीय आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो उसमें कौन शामिल होती है? इसमें सेवाएं। इस सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो खंड ब है। और देखिए जो वर्णनात्मक प्रश्न है इन सभी के लिए आपको क्या करना है? इस वीडियो में जो यूज की गई PDF है इसे प्राप्त करना है। इसका लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है। तो देखिए पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसके मुख्य कारण थे। ये इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोककर। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता है। लुई 14वां कहता था कि मेरे शब्द ही कानून है। देखिए प्रश्न द्वितीय, ये अथवा वाला प्रश्न है। आप इसमें से कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसके मुख्य कारण क्या थे, या अथवा वाला कर सकते हैं चौरी चौरा की घटना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप ये टिप्पणी पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। देखिए प्रश्न 2, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए हम इन सभी प्रश्नों को, इनके आंसरों को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जो लोकतंत्र में है, जो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके 2 कारण बताए जाते हैं। क्योंकि इससे टकराव को रोका जा सकता है, और जो सत्ता की साझेदारी इसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अथवा वाला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके ये कारण है कि हम कह सकते हैं कि भारत निम्नलिखित आधारों पर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान के निम्न प्रावधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। भारत ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, मतलब भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान सभी नागरिकों को और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। भारत में कोई भी नागरिक, कोई भी समुदाय का व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। देखिए तीसरा पॉइंट, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। देखिए भारत में धर्म के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पॉइंट 4, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। देखिए प्रश्न 3, भूक्षरण रोकने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। देखिए जो भूक्षरण है, ठीक है, जो मृदा की संरक्षण को किस प्रकार से किया जा सकता है, जो मृदा का संरक्षण है उसे किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। देखिए प्रश्न अथवा वाला, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी में पाए जाने वाले लौह अयस्क की विशेषताएं क्या हैं। जो लौह अयस्क दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी में पाया जाता है उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रश्न 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको जरूर याद करना चाहिए। धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धार्मिकता का अभिप्राय क्या है, मतलब धार्मिकता का अर्थ क्या है। धार्मिकता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। तो इसीलिए क्या है, जो धार्मिकता का विषय है वो विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अथवा वाला प्रश्न। जो अथवा वाले प्रश्न है ये भी आपको याद करने हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों को लिखिए। तो इसके उद्देश्य लिखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। देखिए, जो भी व्यक्ति भारत में काम करना चाहता है तो सरकार उसे 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। यदि सरकार जिन व्यक्तियों को
काम की आवश्यकता है उन व्यक्तियों को काम देने में असमर्थ रहती है तो उन लोगों को 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। देखिए पॉइंट 3, इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए इसमें जो ये मनरेगा है इसमें उन कामों को वरीयता दी जाती है जिनसे भूमि में उत्पादनता बढ़ाने में मदद मिलती है, जैसे कि कृषि संबंधी जो कार्य होते हैं उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न दूसरे प्रकार के, इनका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। आपको इसके लिए क्या करना है, इसके हम कह रहे हैं कि जो ये PDF आपको ये प्राप्त करनी है टेलीग्राम चैनल से या फिर स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए उत्तर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की थी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब पढ़ते हैं कि जो ये असहयोग आंदोलन है इस असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तभी हम पढ़ते हैं एक बार। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों ने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया। देखिए दूसरा कारण, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की बड़ी धनराशि अंग्रेजों ने युद्ध में झोंक दी, इससे भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। शोचनीय आर्थिक अवस्था से पीड़ित जनता की स्थिति को प्लेग व अकाल के प्रकोप ने बदतर बना दिया था। विश्व युद्ध के बाद एक ओर तो सरकार शासन में सुधारों का आश्वासन दे रही थी, परंतु दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए दमनचक्र का प्रयोग कर रही थी। देखिए पॉइंट 5, अंग्रेज सरकार द्वारा 1919 में पारित रॉलेट एक्ट ने गांधी जी के सब्र को का बांध तोड़ दिया। इस एक्ट को काला कानून कहा गया। पॉइंट 6, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई एक विशाल जनसभा पर अंग्रेजी सरकार द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। देखिए पॉइंट 7, खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी व दोनों को स्पष्ट हो गया कि उनके हित परस्पर सहयोग में निहित हैं। इससे भी गांधी जी को प्रोत्साहन मिला। देखिए अथवा वाला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ये इसका आंसर में लिखा है। देखिए प्रश्न 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। आप ये इसका उत्तर है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा 1952 में उठाए गए कदम निम्न हैं। देखिए अथवा वाला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट खींच के इसमें याद कर लें। इसमें हमने जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो प्रमुख 8 चुनौतियां हैं हमने उनका यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए प्रश्न 7, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो भारत में जो कोयला पाया जाता है वह 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक का नाम है गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरे का नाम है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। और देखिए अथवा वाला प्रश्न, भारत में पाए जाने वाली किन्हीं 3 प्रकार की मिट्टियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको बताना कि भारत में कौन सी प्रमुख 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और उनका विस्तार से वर्णन करना है। यहाँ उसका हमने आंसर लिखा है। आपको पता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में 6 प्रकार की मुख्यतः मृदा पाई जाती हैं। इनमें से आपको किन्हीं तीनों का वर्णन करना है। आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका। सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद आप काली मृदा के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप लाल और पीली मृदा के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 3 प्रकार की मृदाओं के बारे में लिखना है। देखिए प्रश्न 8, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। इसकी किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आपको बताना कि जो अर्थव्यवस्था का जो असंगठित क्षेत्र है उसका से आपका क्या तात्पर्य है और इसके सामने जो 3 समस्या हैं उनका आपको उल्लेख करना है। असंगठित क्षेत्र में वे छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ शामिल होती हैं जो अधिकांशतः सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को निम्न समस्या होती हैं। देखिए यहाँ पर अनियमित रोजगार होता है, लोगों को रोजगार रेगुलर नहीं मिल पाता है, और जो लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं उनका वेतन कम होता है। इसका आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है।
ये इसकी प्रमुख समस्या हैं। और देखिए अथवा वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवरण दीजिए। आपको सबसे पहले बताना कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं और उसके भी जो वैश्वीकरण को उत्पन्न करने वाले कारण कौन से हैं। यहाँ पर हमने सभी को लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। देखिए प्रश्न 9, मानचित्र संबंधित प्रश्न। क्लास 10 में 10 नंबर के मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 भूगोल से और 5 इतिहास से। देखिए पहला प्रश्न, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। और आपको देखिए भरना कैसे है, आपको इस प्रकार का एक मैप दिया जाएगा और इसमें आपको भरना है अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ पर स्थित है, देखिए ये है अमृतसर और आप यहाँ पर लिखना है 9 के फर्स्ट अमृतसर। यहाँ पर क्या करना है आपको, अमृतसर, और यहाँ पर लिखना है अमृतसर। इसी प्रकार से आपको मैप भरना होगा। देखिए प्रश्न सेकंड, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। तो देखिए आपको भरना है कि नागपुर कहाँ पर है, देखिए ये आपका यहाँ पर नागपुर, आपको लिखना है 9 के सेकंड और ये साइड में लिख देना आपको नागपुर। इस प्रकार से आपको मैप भरना होगा। देखिए प्रश्न 3, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चलाया गया। देखिए जो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ पर चला था, अहमदाबाद में। ये प्रश्न है 9 में के का थर्ड, तो आपको लिखना होगा प्रश्न नंबर 9 और फिर थर्ड के। देखिए यहाँ अहमदाबाद और प्रश्न किसे 9 के थर्ड। अब देखें प्रश्न चौथा कौन सा है। देखिए प्रश्न चौथा है, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और मद्रास कहाँ पर स्थित है, देखिए ये जो तमिलनाडु है, जो चेन्नई वाला स्थान है वही क्या है, मद्रास है। आपको यहाँ पर ऐसे टिक करना है, फिर लिखना है मद्रास और प्रश्न नंबर 9 के फोर्थ। ऐसे प्रश्न 5 करना है आपको, वह स्थान जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। आप सभी जानते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी दांडी से हुई थी। और दांडी कहाँ स्थित है, दांडी गुजरात में स्थित है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रश्न 9 का के का 5वां। तो यहाँ पर क्या है, दांडी, यहीं से क्या हुआ था, दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार से आपको भूगोल के प्रश्न करने होंगे। देखते हैं भूगोल के प्रश्न। सलाल बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। आपको बताना कि सलाल बांध कहाँ पर स्थित है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सलाल बांध स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है ये आपका सलाल बांध, और यहाँ पर आप लिख देंगे सलाल बांध। प्रश्न 2 देखिए, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। आपको पता है कि जो महानदी है, महानदी आपको जो उड़ीसा वाला क्षेत्र वहाँ पर क्या बनानी है आपको, महानदी। ये छत्तीसगढ़ से इस प्रकार से निकालते हुए आपको बनानी है महानदी। और यहाँ पर प्रश्न संख्या भी लिखनी है 9 का ख का द्वितीय, और यहाँ पर लिख देना है महानदी। अब देखते हैं प्रश्न 3 कौन सा है भूगोल का। तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। इस प्रश्न 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि जो नरोरा है, नरोरा क्या है, नरोरा तापीय ऊर्जा का एक केंद्र है। तो आप लिखेंगे कि नरोरा कहाँ पर स्थित है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप यहाँ पर कर देंगे ये नरोरा का चिन्ह पर बना है। आपको एक ऐसा चिन्ह बना कर लिख देना है क्या, नरोरा। नरोरा कहाँ पर स्थित है, नरोरा यहाँ पर स्थित है। देखिए प्रश्न 4, लौह अयस्क की कोई एक खान चिन्ह द्वारा नाम से। आपको सभी को पता है कि जो लौह अयस्क की जो सबसे प्रमुख और जो प्रसिद्ध खान है उसका नाम क्या है, कुद्रेमुख। और ये कुद्रेमुख कहाँ स्थित है, ये कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में स्थित है। आपको यहाँ पर बनाना है, ये चिन्ह बनाना है और लिख देना है यहाँ पर कुद्रेमुख। और इसका जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या भी आपको लिखनी है। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, जो 5वां प्रश्न है भूगोल का। कोच्चि बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा आपको बनाना है। और ये कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, आप सभी जानते हैं कि जो कोच्चि बंदरगाह ये केरल में स्थित है। और यहाँ पर क्या आपका ये कोच्चि बंदरगाह है, ये क्या आपका कोच्चि बंदरगाह है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।